आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ शिक्षा मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि किसके प्रश्न में वस्तुनिष्ठ के बनाने जा रही हूँ। आप देखिए, तो 16 प्रश्न है जो कि मैं और प्रश्न पहले बना चुकी हूँ पिछले वीडियो में, उसके आगे बनाने जा रही हूँ। रुचि का संबंध है किससे है? रुचि मतलब आपको पता होगा, रुचि वह प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी वस्तु, व्यक्ति या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है, प्रेरणा देती है, ठीक है। रुचि का सीधा तथा घनिष्ठ संबंध किससे होता है? यहाँ ये बताना है, तो योग्यता नहीं है और दोनों भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। उसका जो घनिष्ठ संबंध होता है वो अवधान से होता है। रुचि का संबंध अवधान से होता है, तो दोनों साथ चलते हैं और ये 2014 में आया भी है, आप और देख लीजिएगा। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है तो क्या है? सामान्यीकरण नहीं, विभेदीकरण नहीं, प्रत्यक्षीकरण ये भी नहीं है, पृथक्करण है। पृथक्करण संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। अगला है, अवधान के आंतरिक अथवा वस्तुनिष्ठ निर्धारक हैं। क्या वस्तुनिष्ठ निर्धारक है? रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। वस्तुनिष्ठ निर्धारक के नाम क्या है? रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति है, ठीक है। जो अवधान के आंतरिक और व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक, लक्ष्य, अभिवृत्ति आदि है। आगे चलते हैं, ये भी प्रश्न आए हुए हैं। ध्यान आकर्षित होने में की प्रमुख भूमिका होती है। ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? तो उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है। ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है। आपको याद हो गया होगा, ये भी 2016 में प्रश्न आए हुए हैं। ऐसा प्रश्न का वीडियो मैं बना रही हूँ कि ये किसी ना किसी पेपर में आया हुआ है। अगला है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। स्मृति नहीं, प्रेरणा भी नहीं, सीखना। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है, ठीक है। अगला है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है? रुचि है। आंतरिक दशा रुचि, वो तो समझ ही गए होंगे आप, पहले मैंने बता भी दिया था। रुचि ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है, ये भी आया हुआ है, इसलिए मैं दोहरा भी दे रही हूँ कि जिससे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। तो सीखने में स्थानांतरण हो गया दूसरा सही, ये सब नहीं है, ये भी आया हुआ प्रश्न है। सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है? बचाव है, विस्तार है, संशोधन है, प्रसार है, हैं? संशोधन है। सीखना एक तरह के व्यवहार का संशोधन है, ठीक। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। क्या संकेत करती है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। पाठ्यचर्या समझ में आ गया होगा आपको। पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। इसमें सही हो गया दूसरा आंसर, ठीक है। 24 का दूसरा आंसर सही हो गया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? ये भी प्रश्न 2011 में आया था। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? इसके विकल्प क्या हैं? समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुच्छेद, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। तो इसमें क्या है?
ठीक है, इसमें पहला हो गया समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है क्योंकि यह शिक्षा बताती है कि शिक्षा बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए। यह शिक्षा का एक ऐसा वातावरण तैयार करती है जिसमें शिक्षार्थियों को सामाजिक विकास करने का पर्याप्त अवसर मिलता है। 2012 में आया हुआ है। प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष सत्तावादी होता है, जहाँ शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं। यह सबके लिए मुक्त होता है, जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है, शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है, जिसमें वह अधिनायकवादी होता है, या लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है। इसमें ये चौथा सही हो जाएगा, पर्याप्त स्थान दिया जाता है, जिससे बालक की शक्तियों का विकास होता है। इसमें प्रोजेक्ट विधि, समस्या विधि जैसे शिक्षण पद्धतियों को अपनाया जाता है। ठीक है, इसमें यही दिया गया है। समझ में आ गया होगा आपको, या मैं फिर से बोल देती हूँ। प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य रूप से कक्षा कक्ष पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक होता है और इसमें समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है, जिससे बालक की शक्तियों का विकास होता है। इसमें प्रोजेक्ट विधि, समस्या विधि जैसे शिक्षण पद्धतियों को अपनाया जाता है। ठीक है, अब अगला है प्रश्न, और ये भी आया हुआ है 2016 में CTET में। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? तो कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान होना चाहिए? नहीं। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, ये सही होगा। और तीसरा, जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, फिर तो इसका कर्षण संबंधन करना चाहिए। नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक, जॉन डीवी के अनुसार विद्यार्थियों को स्वयं ही, ये आप समझ गए होंगे, अब इसके आगे नहीं बताना है कुछ। ठीक है, शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं होगा और बिना प्रचार प्रसार के सामाजिकरण की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी, ये जॉन डीवी के अनुसार था। अगला प्रश्न है, ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना है। क्या है इसमें? अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा? नहीं। शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा? ये भी नहीं है। शिक्षार्थियों के लिए उदाहरणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा? ये जो है तीसरा प्रश्न है, तीसरा विकल्प सही है 28 का। जैसे शिक्षार्थियों के लिए से ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना, ये जो है शिक्षार्थियों के लिए उदाहरणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। इसके लिए उन्हें उस वृत्तांत और व्याख्यात्मक पाठ में आई मुख्य अवधारणाओं की कुछ बुनियादी समझदारी की भी ज़रूरत होती है, जिनके बारे में उन्होंने पढ़ा है और पढ़कर उसे समझने की अच्छी क्षमता हासिल कर लेते हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। सही होगा तीसरा इसका 28 का। प्रगतिवादी शिक्षा अनुबंध और पुनर्वलन के सिद्धांतों पर आधारित है, पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है, क्योंकि वे ज्ञान के एकमात्र वैध स्रोत हैं। इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता है। ठीक है, कि समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। तो इसका जो है चौथा सही हो जाएगा आंसर, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। प्रगतिवादी शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति व समाज दोनों का विकास है, जिससे व्यक्ति का सामाजिक, बौद्धिक और नैतिक विकास होता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ये भी प्रश्न आया हुआ ही है, आपको दिख जाएगा। व्यवहार का करना पक्ष में आता है, क्या आता है? सीखने के गतिक कोग्निटिव क्षेत्र, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र, सीखने के भावात्मक क्षेत्र। इसमें क्या आता है? तो सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र आता है। ठीक है, व्यवहार का करना पक्ष सीखने के गतिकी कोग्निटिव क्षेत्र में आता है, क्योंकि व्यवहार को देखना, अवबोधन करना, समझना तथा अंतर्निहित करना ही कोग्निटिव है। इन्हें व्यवहार का प्रतिमान कहा जा सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ हो गया
सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र, ये सही हो गया। ठीक है, अगला चलते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि, इसका अर्थ क्या है? शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती है और ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठचर्या संभव नहीं है। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है, ये भी नहीं है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। तो प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि, ये हो गया चौथा विकल्प हो गया। समझ आ गया? क्योंकि उनके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? यहाँ पूछा जा रहा है मुख्य रूप से किसका हिस्सा है, तो बौद्धिक विकास का हिस्सा है। ठीक है, इसके द्वारा बालक में सोचने, समझने व तर्क शक्ति का विकास होता है और मस्तिष्क का लगभग 85% भाग बौद्धिक क्षमता के विकास हेतु उत्तरदायी होता है, तो इसलिए बौद्धिक क्षमता हो जाएगा। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से में भिन्न होते हैं। कैसे? विकास की दर, विकास क्रम, विकास की सामान्य क्षमता, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। नहीं, ये भी नहीं। विकास की दर, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। ठीक है, अतः उनकी शिक्षा हेतु विशेष योजना और विशिष्ट तरीकों की आवश्यकता भी होती है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां, इसमें क्या होगा? बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। नहीं, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता की सूचक है। ये भी नहीं है। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, ये सही हो जाएगा। तीसरा विकल्प 34 का तीसरा विकल्प है। ठीक है, अब कैसे तीसरा विकल्प है? जैसे शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियों और त्रुटियां उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए ताकि शिक्षार्थियों के सीखने का स्तर बढ़ाया जा सके। ठीक है, अगला प्रश्न है के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा उन्हें नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। अभी पूछ रहा है स्किनर के विचार से कि पैवलाव के, पियाजे की, युंग, किसके विचार से है? ठीक है, तो ये पियाजे के विचार से, सक्रिय ज्ञान निर्माता। ठीक, नन्हे वैज्ञानिक जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। उनका मानना है कि बच्चे द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता हुआ परिमार्जित होता है। अगला प्रश्न है, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए, संभवतः उन्हें थी। अब इसका विकल्प क्या है? आप देखिए, इसके विकल्प में क्या आ रहा है। पहला विकल्प है नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा, आत्मसिद्धि की प्राप्ति, अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा या अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्त। ठीक है, तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा आत्मसिद्धि की प्राप्ति। ठीक है, इसमें आत्मसिद्धि की प्राप्ति थी। कैप्टन विक्रम बत्रा को आत्मसिद्धि की प्राप्ति थी क्योंकि वे अपने देश को बचाने के लिए कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हो गए, जबकि उन्हें इस बात का एहसास था कि उनका कार्य उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं का स्पष्ट उल्लंघन था। ठीक है, ये भी प्रश्न आया हुआ है। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय निवेशक हैं। अब बी, सी और डी, ए, बी और सी, ए, बी, सी और डी, ए, बी और डी, इसमें से सही क्या है? ठीक है, तो इसमें से जो सही होगा वो विकल्प 1 सही होगा, बी, सी और डी। ठीक है, बी सही है और सी सही है और डी सही है। ठीक है, तो 1 वाला विकल्प सही हो जाएगा। ये 2016 में आया हुआ भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है
विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना नहीं, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। पढ़ने के बाद दिख जाता है, ठीक है। जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना नहीं, ये भी नहीं है। पुराने प्रत्ययों में किसी संदर्भ के बिना, ये भी नहीं है। तो 38 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, ठीक। सबसे प्रभावी विधि विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना होता है, ठीक। अगला प्रश्न है, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। हाँ, ये सही है। बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभाव का बहुत कम महत्व होता है और प्राथमिक रूप में आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है, ठीक। चौथा है, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। यहाँ पूछा क्या गया था? तो उसका प्रकृति पालन पोषण, ठीक है। प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद में वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन द्वारा बताया है कि बुद्धि वंश, परंपरा और परिवेश की उपज होती है और बच्चों को बौद्धिक विकास हेतु दोनों आवश्यकता होता है, दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? अधिगम पूर्ण रूप से वायु उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक कि इसको अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं कर लिया जाता। अधिगम केवल तभी होता है यदि वह व्यवहार में सुस्पष्ट होता है, ठीक है। व्यवहार में सुस्पष्ट होता है। इसमें क्या है? इसमें आंसर हो जाएगा इसका दूसरा, ठीक है। हम सहमत हैं कि अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है क्योंकि अधिगम परिवेश से अनुकूलन में सहायता करता है और किसी विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में कुछ समय रहकर हम उस समाज के नियमों को समझते हैं और यही हमसे अपेक्षित होता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? ये भी प्रश्न आया हुआ है 2015 में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? कौन सा प्रश्न आमंत्रित करता है? सही जवाब क्या है? ये भी नहीं, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? नहीं। विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, यही सही होगा, ठीक है। ये डाइवर्जेंट थिंकिंग जिसे लैटरल थिंकिंग भी कहा जाता है, समस्या के समाधान से संबंधित एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी समस्या के अनेक समाधान प्रस्तुत किए जाते हैं। इस तरह की थिंकिंग बालक में किसी समस्या समाधान के प्रति गंभीर चिंतन की स्थिति पैदा करती है और उस समस्या के समाधान करने के अनेक तरीकों को ईजाद करने के लिए प्रोत्साहित करती है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो है इसका तीसरा प्रश्न सही हो जाएगा, ठीक है। विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, दिमाग में चलता रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये 2018 में आया हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सबसे अच्छा वर्णन करता है। थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग नहीं। व्यक्तिगत अधिगम क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग, ये भी नहीं है। परियोजना विधि क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग, ये भी नहीं है। यहाँ पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो करता है करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना। तो समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि यह शिक्षण की नवीन विधि मानी जाती है। इसका विकास शिक्षा में सामाजिक प्रवृत्ति के फलस्वरूप हुआ है। इस विधि के प्रवर्तक W.H. किलपैट्रिक थे।
यह विधि अनुभव केंद्रित होती है और बालकों के सामाजिकरण पर विशेष बल देती है। प्रोफेसर स्टीवेंसन के अनुसार प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है। ठीक है, ये भी प्रश्न आया हुआ। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं की जीवन है? शिक्षा स्वयं की जीवन है। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। हाँ, नहीं, ये गलत है। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करें, इसलिए ये सही हो जाएगा। जीवन सच्चा शिक्षक है, नहीं। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, नहीं। ठीक है, तो दूसरा होगा। ज्ञान का अर्थ है शिक्षा अनुभव के माध्यम से तथा सूचना और कौशल प्राप्त करना। ज्ञान किसी विषय के सैद्धांतिक या व्यवहारिक समझ का गठन करता है। ऐसा इसलिए है सभी प्राणियों में वही शिक्षित है। पशुओं को हम जिस दिशा में चलने के लिए कहते हैं वह चलने लग जाते हैं। मनुष्य के साथ ऐसा संभव नहीं है, वह शिक्षा प्राप्त करता है, इसलिए हर कार्य में अपनी अपनी बुद्धि व विवेक का इस्तेमाल करता है। ये सारी चीज़ें बच्चों को स्कूलों में सिखाई जाती है और सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है। ठीक है, इसलिए यही प्रश्न सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, इसमें बताना है आपको। ठीक है, तो इसमें सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, ये सही होगा। और है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये सही होगा 44 में, इसलिए यहाँ तीसरा विकल्प सही हो जाएगा इसका। ठीक, अगला चलते हैं। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर केंद्रित करता है। पहला विकल्प था ये। दूसरा विकल्प क्या है? अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावशाली तरीका है। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। विकल्प यही सही होगा। ठीक है, क्योंकि तीसरा नहीं है। यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता नहीं है, अवधारणाओं के संबंध में अभाव पैदा करता है, ये भी नहीं है। इसलिए इसका दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण आदि का इस्तेमाल कक्षा में अवधारणात्मक सोच को विकसित करने का सबसे बेहतर तरीका है। किसी स्पष्ट उदाहरण के द्वारा अमूर्त तथ्यों के बारे में एक अवधारणा का निर्माण किया जाना आसान होता है। संभव है कि पहली बार तथ्यों को समझने में परेशानी हो, लेकिन एक बार समझ लेने से स्पष्ट उदाहरण का निर्माण संभव हो जाता है। ठीक है, अगला है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, ये बताइए। तो निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में नहीं है, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। क्यों देखा जाता है? प्रगतिशील शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास करना और उन्हें सक्रिय अन्वेषक बनाना है। अलग अलग बच्चों के अनुरूप उनकी शिक्षण प्रक्रिया में अंतर रखकर इस उद्देश्य को पूरा किया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा बतलाती है कि शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। अतः शिक्षा का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना होना चाहिए जिसमें हर बच्चे को सामाजिक विकास करने का मौका मिले। शिक्षा के द्वारा मनुष्य में परस्पर सहयोग तथा सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। इसका मतलब ये है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? यहाँ प्रमुख क्या है वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो प्रत्येक बच्चों की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, मानक निर्देश एवं मूल्यांकन, बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड, पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अधिगम। तो ये तीनों तो बाहर हो गए, तो ये सही होगा प्रत्येक बच्चे की क्षमता। ठीक है, 47 का पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का विकास करना तथा शिक्षा द्वारा जनतंत्र को स्थापित करना है। और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में अमेरिका की देन है। प्रगतिशील शिक्षा के सिद्धांतों के अनुरूप ही आजकल शिक्षा की सार्वभौमिक तथा अनिवार्य बनाने पर जोर दिया जाता है।
प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत प्रोजेक्ट विधि, समस्या विधि एवं क्रियात्मक कार्यक्रम जैसी शिक्षण पद्धतियों को अपनाया जा रहा है। प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, एक शैक्षणिक आंदोलन है जो 19वीं सदी के अंत में शुरू हुआ था। वर्तमान समय में यह विभिन्न रूपों में बनी हुई है। प्रगतिशील शब्द इस शिक्षा को 19वीं शताब्दी के पारंपरिक यूरोपीय अमेरिकी पाठ्यक्रम से अलग करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रगतिशील शिक्षा की जड़ें वर्तमान अनुभव में निहित हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अगला है, भारतीय सरकार द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा नीति 1968 में शिक्षक की शिक्षा के निम्नलिखित पहलुओं पर बल दिया गया है। बल दिया गया है। शिक्षकों के लिए पर्याप्त परिलब्धियां और शैक्षणिक स्वतंत्रता पर, शिक्षकों के लिए यात्रा भत्ता और परिवार पेंशन, शिक्षकों के लिए इन सर्विस ट्रेनिंग और पत्राचार शिक्षा पर, शिक्षकों के लिए पदोन्नति और सेवानिवृत्ति की सुविधा पर। तो 1964 से लेकर 66 के शिक्षा आयोग के सिफारिशों के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 10+2, 2+3 का ढांचा तैयार हुआ। इसके बाद 1968 में शिक्षकों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराना ताकि शिक्षण व्यवस्था पूर्ण रूप से सुचारू से चल सके और शिक्षण की व्यवस्था में स्वतंत्रता प्रदान करना इसका उद्देश्य था। इसलिए ये सही हो जाएगा पहला विकल्प इसका। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, DSSB में। अब अगला है पाठ्यचर्या 1। पाठ्य पुस्तक है, शिक्षकों को क्या करना है और क्या नहीं करना है की एक किताब है, अध्ययन का एक कार्यक्रम है, कुशल आलोचनाओं का एक किताब है। इसमें क्या है पाठ्यचर्या में? ठीक है, तो पाठ्यचर्या एक अध्ययन का एक कार्यक्रम है, ये विकल्प सही हो जाएगा तीसरा। ठीक, क्योंकि इसका संबंध बालक के संपूर्ण विकास से होता है। इसके अंतर्गत ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, शारीरिक, सामाजिक विकास को सम्मिलित किया जाता है। अध्ययन करने कार्यक्रम और क्षेत्र भी इसमें आ जाता है। ठीक है, पाठ्यचर्या में। अगला है संस्थागत योजना पर आधारित होनी चाहिए। क्या आधारित होनी चाहिए? लक्ष्य और आवश्यकता। संस्थागत योजना पर लक्ष्य और आवश्यकता पर आधारित होना चाहिए, ये सब नहीं है। क्यों? संस्थागत योजना एक ऐसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा तैयार कार्यक्रमों का एक दस्तावेज है। इसमें क्रिया के लक्ष्य, साधन, कार्यकर्ता तथा उनके दायित्व, समय और धन आदि की व्यवस्था तथा संचालन में समायोजन की एक विस्तृत रूपरेखा तैयार कर ली जाती है। संस्थागत योजना एक संस्थान के गुणवत्तापूर्ण विकास की दिशा प्रदान करती है। समझ में आया आपके? अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 के अनुसार EVS का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? उसमें कौन सा है यहाँ बताना है आपको। पहला है पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझने के लिए बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए, विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना। अब बताना दोनों में पहला विकल्प है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। ठीक है, तो यहाँ चौथा विकल्प सही हो जाएगा। पहला सही हो गया, ठीक है, फिर दूसरा सही हो गया, फिर तीसरा सही हो गया। ठीक है, तो इसमें सही हो गया चौथा। ठीक, क्यों? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में पर्यावरणीय अध्ययन का मुख्य लक्ष्य विद्यार्थी को उन वास्तविक जीवन के प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण से परिचित कराना है जिसमें वह रहता है, और विद्यार्थी को ऐसे वातावरण के विश्लेषण, मूल्यांकन और समस्या संबद्ध निष्कर्षों के ज्ञान एवं पर्यावरण संबंधित मुद्दों के प्रति संजीदगी पैदा करना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार स्कूल प्रबंधन समिति का एक कार्य नहीं है? पहला विकल्प माता पिता को अपने बच्चे को दंडित करने के लिए प्रोत्साहित करना, अनुदान की उपयोगिता की निगरानी करना, स्कूल के कार्य की निगरानी करना, स्कूल विकास योजना तैयार करना। ये 2019 में आया हुआ है DSSB में। ठीक है, तो इसमें सही हो जाता है विकल्प माता पिता को अपने बच्चे को दंडित करने के लिए प्रोत्साहित करना।
ए विकल्प सही हो रहा है यहाँ। ठीक है, क्यों? विद्यालय जो है प्रबंधन समिति के बुनियादी कार्य हैं। विद्यालय के कार्यों की निगरानी, विद्यालय की योजना की तैयारी एवं सिफारिश करना और सरकार द्वारा प्राप्त अनुदानों के उपयोग पर निगरानी करना। शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति ऐसी व्यवस्था है जो सामान्यतः जन निकायों कार्यपालक निकाय से निर्मित होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम विकास का सही क्रम है? उद्देश्यों का मूल्यांकन, उद्देश्यों का गठन, शिक्षा अधिगम अनुभवों को लागू करना, शिक्षण सीखने के अनुभवों का चयन करना। तो इसमें दूसरा है उद्देश्यों का गठन, चौथा है शिक्षण सीखने के अनुभव का चयन, तीसरा है शिक्षण अधिगम अनुभवों को लागू करना, पहला है उद्देश्यों का मूल्यांकन। ठीक है, तो यहाँ चौथा विकल्प सही हो जाएगा, सभी विकल्प सही हैं यहाँ। अगला प्रश्न है आधुनिक शिक्षा। आधुनिक शिक्षा क्या है? अंतःक्रिया का विकास कर रहा है, अधिक से अधिक सिद्धांतों और तथ्यों को प्रस्तुत करता है। केवल 1 है, केवल 2 है, केवल और पहला और दूसरा दोनों ना ही 1 ना ही 2। तो इसमें सही क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा तीसरा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, पहला भी है और 2 भी है, इसलिए आंसर तीसरा सही हो गया। आया हुआ भी है ये प्रश्न। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है इसमें बताना है। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर में इतिहास को भारत में विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास भारत के विभिन्न हिस्सों में विकास के साथ विश्व के अन्य हिस्सों में विकास या कार्यक्रमों पर खंड पर ध्यान देगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास केवल भारत के विभिन्न हिस्सों में विकास को ध्यान में रखेगा। इसका विकल्प है तीसरा सही हो जाएगा, केवल तीसरा विकल्प है, केवल दूसरा सही है। ठीक है, ये दूसरा सही हो गया। अब आगे चलते हैं। जैसे कि आपको बता भी देती हूँ, जैसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार उच्चतर प्राथमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण के क्रम में विषय के अन्य भागों के विकास के साथ साथ भारत के विविध भागों में हुए विकास पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। इतिहास का उद्देश्य विद्यार्थियों में विद्यमान समकालीन लोगों की सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक एवं आर्थिक स्थितियों की समझ पैदा करने में मदद करना है। ठीक है, ये भी 2019 में आया हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं हैं? बाधाएं हैं तो क्या है इसमें? शिक्षार्थी की आर्थिक स्थिति में अंतर, जेंडर असमानता, लिंग भेद, सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली, शैक्षिक संस्थानों के मानकों में अंतर। इसमें क्या है? तो इसका सही हो जाएगा पहला, शिक्षार्थी की आर्थिक स्थिति में अंतर। फिर बी सही हो जाएगा, जेंडर असमानता मतलब लिंग भेद। फिर तीसरा सही हो जाएगा डी, शैक्षिक संस्थानों के मानकों में अंतर। इसलिए तीसरा विकल्प कूट में आकर के सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे विद्यालय की सार्वजनिक सामान्य व्यवस्था गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर प्रदान करता है। शेष तीनों विकल्प लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक KVS प्राइमरी टीचर में आया हुआ था 2018 में ये प्रश्न। अगला है व्यक्तिगत शिक्षा योजना IEP निम्न में से किस विचार पर आधारित नहीं है? शिक्षार्थी की वर्तमान विशेषताएं, प्राप्त किए जाने वाले व्यक्तिगत लक्ष्य, सहकारी अधिगम कार्यनीति का उपयोग, योगधारिता समूहीकरण के आधार पर विद्यार्थियों का श्रेणीकरण करना। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा प्राप्त किए जाने वाले व्यक्तिगत लक्ष्य। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो।
ठीक है, मौजूद हो। तो इसमें सही उत्तर चुने, पहला नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है। ठीक है, इसमें ए बी सी सही हो जाएगा, क्योंकि शैक्षिक सुधारों का प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव है जब प्रखंड और संकुल केंद्रों की संख्या और भागीदारी अधिक हो, स्थानीय जानकारी रखने वाला व्यक्ति उपलब्ध हो, शिक्षकों के पास संसाधन और प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध हो। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले प्रश्न पर चलते। यूपी टीईटी पेपर में आया था 2018 में। भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा विप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? संज्ञानात्मक, मानवीय, व्यवहारवादी, समाज संस्कृति। तो आप इसमें सुन लीजिए, पहले इसका मैं बता देती हूँ। भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। व्यवहारवादी अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है। ठीक, व्यवहारवादी और क्या, अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इसका समर्थन करना है। यह योजना सुविधाहीन वर्गों से संबंधित बच्चों के विद्यालय में प्रवेश, उनकी उपस्थिति व अध्ययन स्तरों में सुधार करके प्राथमिक शिक्षा के व्यापीकरण को बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। यह शिक्षा स्तर को बढ़ाने व कुपोषण की समस्या को समाप्त करने में भी सहायक है। ठीक है, तो ये तीसरा सही हो गया इसका, इसलिए ये शुरू किया गया था मध्याह्न भोजन योजना। अगला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। किसको पढ़ाना चाहिए? खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं, या समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, या व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे। अब इसमें क्या हो जाएगा? इसमें तो विकल्प सही होगा, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो इसका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा 60 का। ठीक है, जैसे 2009 के अनुसार शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो था 2009 के अनुसार समावेशी शिक्षा प्रणाली और सामान्य छात्र व दिव्यांगों को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर पर विशेष बल दिया गया था। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशी शिक्षा व्यवस्था प्रावधान है कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। ठीक है, अब ABCTT पेपर में आया हुआ है 2016 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में और है क्या है? निष्क्रिय सरल है कि सक्रिय सामाजिक है? सक्रिय सरल है कि निष्क्रिय सामाजिक है? इसमें क्या है? ठीक है, तो इसमें सक्रिय सामाजिक है, स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है। ये विकल्प सही हो जाएगा, ये भी आया हुआ है CTET में। कैसे? जैसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में बालक अनेक क्रियाएं व उपक्रियाएं करता है, इसलिए सक्रिय सामाजिक सही हो जाएगा। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशिष्टताएं हैं। ठीक है, क्या है विशेषताएं? उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं। स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए। उन्हें मोटी व भारी होना आवश्यक है। थोड़ा मैं इसको विस्तृत से बता दे रही हूँ इस विकल्पीय प्रश्न को, जिससे आपके आंसर में कठिनाई ना हो, आगे आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं इसको थोड़ी परिभाषित कर दे रही हूँ। ठीक है, हाँ, तो इसका विकल्प क्या होगा? 62 का विकल्प हो जाएगा A और B। ठीक है, उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं। ठीक, और दूसरा है स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशिष्टताएं हैं। समझ में आया? अगला प्रश्न है, ये भी आया हुआ है 2013 CTET में। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। इसमें अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है? केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी, ये पहला विकल्प हो गया।
उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। या दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है। या अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। अब इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है सरकारें उचित दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। ठीक है। और 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु समूह के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा अनिवार्य है। इसलिए यहाँ विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा। अब आगे है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष। इसमें कक्षा कक्ष के बारे में दिया गया है तो क्या सही होगा? प्रभावित एवं क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु प्रभावित नहीं करता, ये भी नहीं है। लिंग के अनुसार अधिक समझाती, ये भी नहीं है। आयु के अनुसार अधिक समझाती है, ये सही हो जाएगा तीसरा विकल्प। कैसे सही हो जाएगा? जैसे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक समझाती है। यह नियम देश के सभी राज्यों में मान्य है। यह नियम जम्मू और कश्मीर में भी मान्य होगा। ठीक है, यही नहीं हमारे, ये जम्मू कश्मीर में भी है। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है? वैसे मैं इस पर वीडियो बनाई हूँ। ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन विचारक जॉन ड्यूबी द्वारा किया गया। उनका मानना है कि शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिनके द्वारा वो अपने वातावरण पर नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त करते हैं और अपनी संभावनाओं को पूर्ण करता है। ठीक है, तो यहाँ जॉन ड्यूबी हो गया, ये आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, अब इसका विकल्प देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 या प्रश्न 13 इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? पृष्ठ। ठीक है, इस पर शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए ये बताना है। तो इसमें ये होगा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक की भूमिका यह होनी चाहिए कि बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना, जिससे उसमें आत्मविश्वास की भावना विकसित हो, बच्चे कल्पनाशील और सृजनशील बने। ठीक है, तो इसलिए यहाँ सही हो जाएगा पहला विकल्प, बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना। ठीक है, एक दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि ये आया हुआ है प्रश्न। अगला राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। क्या है शिक्षक की भूमिका? अधिनायकी, अनुमतिपरक, सत्तावादी, सुविधादाता। इसमें क्या है? अब इसमें ये है, इसमें तो विकल्प क्या है आप इसको देखिए, मैं इसके बारे में तब तक आपको बताती हूँ। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सुविधादाता की है, क्योंकि शिक्षक का मुख्य उद्देश्य बच्चे के सीखने की सहज इच्छा और युक्तियों को समृद्ध बनाना जो सुविधाजनक हो, इसलिए यहाँ विकल्प हो जाएगा सुविधादाता। ठीक है, अगला राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। क्या प्राप्त किया हुआ है आप देखिए, इसके बारे में फिर भी मैं आपको विस्तृत जानकारी दे रही हूँ। विकल्प तब तक आप ढूंढिए क्या होगा। ठीक है, तो इसका विकल्प क्या होगा आप देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, इसके बारे में तब तक मैं आपको परिभाषित कर देती हूँ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 शैक्षणिक उद्देश्य, अनुभव, संगठन और शिक्षार्थी का आकलन जैसे मुद्दों को संबोधित करता है। यह स्कूली शिक्षा ने रचनावाद जैसे ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटने की तरह ना हो, कक्षा की शिक्षा और परीक्षा को एकीकृत करना और इसे अधिक लचीला बनाना, बच्चों के समग्र विकास करने के लिए पाठ्यक्रम को समृद्ध करना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों से अतिरिक्त हो। ठीक है,
और पाठ्य पुस्तकों से अतिरिक्त हो पर जोर देना होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ विकल्प सही हो जाएगा दूसरा, रचनावाद। ठीक, अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बनाई जाती है, योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। तो इसमें बनाई जाती है बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। अब बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम में क्या है? बच्चों को विशेष शिक्षा सेवाएं प्राप्त करने के लिए उन्हें एक व्यक्तिकृत शिक्षा कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है। इसके अंतर्गत यह माना जाता है कभी भी बहुत कुछ बच्चे के लिए सीखना बाकी है और यह प्रक्रिया कैसे काम करती है, इसमें अध्यापक की भूमिका क्या होगी आदि तथ्यों का जिक्र होता है। यह बच्चे के बारे में बुनियादी जानकारी प्रदान करता है, जबकि आपको और अधिक विस्तृत जानकारी अंतर्दृष्टि की ओर ले जाता है। जितना अधिक आप अपने बच्चों के बारे में जानते हैं उतनी अधिक संभावना है कि आप बच्चे की सर्वोत्तम सहायता प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, ये बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम पर है आधारित। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न आया हुआ है, भारतीय सरकार द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा नीति 1968 में शिक्षक की शिक्षा के निम्नलिखित पहलुओं पर बल दिया गया है। आज के वीडियो जो मैं बनाई हूँ, आज का वीडियो, इसमें कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि एग्ज़ाम में ना आया हुआ हो, चाहे वो CTET हो, चाहे वो DSSB हो, चाहे वो TET हो, चाहे वो KVS हो, NVS हो, सभी एग्ज़ाम में यहाँ से पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, तो शिक्षकों के लिए पर्याप्त परिलब्धियाँ और शैक्षणिक स्वतंत्रता पर, शिक्षकों के लिए यात्रा भत्ता और परिवार पेंशन, शिक्षकों के लिए इन सर्विस ट्रेनिंग और पत्राचार शिक्षा पर, शिक्षकों के लिए पदोन्नति और सेवानिवृत्ति की सुविधा पर। इसमें क्या है इसका विकल्प आप बताइए। ठीक है, वैसे इसका विकल्प है इसमें शिक्षकों के लिए पर्याप्त परिलब्धियाँ और शैक्षणिक स्वतंत्रता पर बल दिया गया है। ठीक, क्यों? जैसे कि 1964 से लेकर 66 के शिक्षा आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 10+2, 2+3 का ढांचा तैयार किया गया। इसके बाद शिक्षकों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराना ताकि शिक्षण व्यवस्था पूर्ण रूप से सुचारू से चल सके, शिक्षण की व्यवस्था में स्वतंत्रता प्रदान करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग संस्थान की स्थापना कब की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1961 में, 1962 में, 1963 में, 1964 में। अब आप सुनिए, पहले NCERT की स्थापना 1961 में हुई। इसका संबंध नर्सरी से 12वीं तक के स्कूलों की शिक्षा से है। इसका कार्य पाठ्यक्रम निर्माण, पुस्तकें उपलब्ध करवाना, शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करना, शिक्षण प्रशिक्षण देना है। इसके देश में 5 क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय चल रहे हैं, जैसे अजमेर, भोपाल, बेंगलुरु और भुवनेश्वर शिलांग में। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। इसका पहला विकल्प क्या है? 1961। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1961 में की गई थी। ये तीनों नहीं है और DSSB में पूछा गया था 2014 में। तो आज के जो ये शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर मैंने वीडियो बनाया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको ज़रूर देखिएगा और ज़रूर से ज़रूर ये आपके एग्ज़ाम में आएगा, चाहे वो CTET का पेपर दे, चाहे TET का दे, चाहे कोई शिक्षक उसका दे, TGT या PGT का दे, KVS या NVS का। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको कैसा लगा ये बताइएगा कमेंट में आप। ठीक है, सब्सक्राइब और लाइक भी करिएगा।